Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about disorder of skeletons, bone fracture and repairing of bones for class 2nd year biology. First we discuss about the learning objective. We want to understand the diseases of skeleton, that is disorder of skeleton, and also discuss about the bone fracture and how they can repair, and also discuss about the first aid treatments. Now first we discuss about the disorder of skeleton. Common disorder of skeletons are slip disc, spondylosis, sciatica and arthritis. Slip discs. Basically slip discs can be defined as bone of the joints dislocated from their position. जब भी जो जॉइंट्स हैं वो डिसलोकेट हो जाएं, अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क स्लिप्ड डिस्क होगी है, मतलब डिस्क जो है वो अपना डिसलोकेट होगी अपनी जगह से, जो है वो अपनी पोजीशन को उसने चेंज कर दिया है. किस वजह से हो सकती है? ड्यू टू किसी भी इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या अनइवन या अनड्यू प्रेशर ऑन द जॉइंट्स अगर हो पड़ जाए, या अपने ज़्यादा लोड उठाने की वजह से क्या वो अनड्यू प्रेशर पड़ने की वजह से जो है जॉइंट स्लिप कर जाएगा, जिसकी वजह से जो है क्या होगा, बोन स्लिप हो जाएंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, स्लिप डिस्क. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कैन बी ट्रीटेड बाय एक्सपर्ट फिजिशियन. जो है एक्सपर्ट फिजिशियन जो है वो इसको जो है वो वापस जो है वो प्रैक्टिस करके जो है इसको वापस अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं, वरना जो है मुख्तलिफ़ किस्मों की एंटीबायोटिक्स जो हैं खाई जाती हैं, जो पेन किलर्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जो है वो दर्द पेन जो है वो कम हो. अब बेसिकली जो स्लिप डिस्क में होता क्या है, जो आपके पास ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में से एक वर्टिब्रा का ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो आपके पास ये वाला जो हिस्सा है इसको आप क्या बोलते हैं, ये एनुलस फाइब्रोसिस है. जो ये आपके पास जो आउटर साइड पे जो रिंग, ये जो रिंग बना हुआ है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस. ये आपके पास स्ट्रॉन्ग आउटर रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है, ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना हुआ है. इसके अलावा जो आपके पास ये जो इनर साइड पे जो स्ट्रक्चर ये जो आपके पास मौजूद है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, जो आपके पास सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है. और यह बेसिकली क्या होता है कि ये तो आपके पास नॉर्मल जो वर्टिब्रा कॉलम है उसके ये स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि अंदर जो है ये जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है. इस इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हमारे पास दो रिंग्स हैं. एक रिंग को तो हमने क्या बोल दिया, एनुलस फाइब्रोसिस, और दूसरे रिंग को हमने न्यूक्लियस पल्पोसस बोला. तो जो बेसिकली है ये क्या होते हैं, ये आपस में जो बोन्स हैं, जो आपके पास ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये इनकी मदद से क्या होते हैं, ये अटैच हुए होते हैं. और ये जो सेमी लिक्विड फ्लूइड है, जाहिर बात है ये क्या करेगा, फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा ताकि इजीली जो है वर्टिब्रल कॉलम बेंड हो सके और जो है वो नॉर्मल पोजीशन पे जो है बंदा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इजीली मूव कर सके. तो ये तो मोबिलिटी के लिए ज़रूरी है. लेकिन ये जो आपको यहाँ पे ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है, जो बेसिकली ये स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल नर्व्स हैं यहाँ मौजूद होंगी. तो क्या होता है कि जब आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, किसी भी जो है अनइवन प्रेशर पड़ने की वजह से, या इंजरी की वजह से, या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसस का जो हिस्सा है वो उसमें जो सेमी लिक्विड फ्लूइड है, वो क्या हो जाएगा, वो डिसलोकेट हो जाएगा, वो आपका जो है वो रैप्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा कि यहाँ से ये देखें मूव कर गया, जिसने ये डैमेज हो गया हिस्सा. इस डैमेज होने के हिस्से की वजह से क्या होगा, जो कंटिन्यूसली क्या होगा, अब ये जो बोन्स के दरमियान जो गैप था वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये कंटिन्यूसली पेन प्रोड्यूस होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिप डिस्क बोलते हैं, जिसके अंदर आपका जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो रैप्चर हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनका बोन्स का आपस में
जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। डिस्टेंस रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाता है, वो नैरो हो जाएगा। नैरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो वर्टिब्रा कॉलम है वो उनमें फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन होगी। और ये बेसिकली क्या होता है कि ये जब जो है डिसलोकेशन हो जाती है वर्टिब्रा की, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाता है और उसकी वजह से पेन, वो शदीद पेन होगी। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो क्या है, वो जो है ये देखें दब गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, नैरो होने की वजह से ये जो देखें दब गई है, जिसकी वजह से जो स्पाइनल नर्व्स जो है कंप्रेस्ड हो गई हैं, जिसकी से मुराद ये कि स्पाइनल नर्व ये क्या, और यहाँ पे पेन प्रोड्यूस करेंगी जो, और हर वक्त आपके जो बैक बोन में क्या होगी, पेन होगी। और उसको कंप्रेस करने के लिए या सप्रेस करने के लिए जो है पेन किलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तो था स्लिप्ड डिस्क के बारे में। अब हम बात करते हैं स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। अब इसमें क्या हो जाता है कि इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ द वर्टिब्रा जॉइंट। अब जब आपके पास क्या हुआ, अगर तो जॉइंट्स में इमोबिलिटी पैदा हो जाए, जो वर्टिब्रा कॉलम है उसके जो दरमियान क्या है कि नैरो होने की वजह से जो आपके ये सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस जो है रिजल्ट करती है, ये सर्विकल कौन सा है, नेक रीजन में क्या हो जाती है कि ये एजिंग के साथ या डिस्क स्लिप हो गई, जिसकी वजह से आपके वर्टिब्रा कॉलम के दरमियान का जो ये देखें, ये जो आपके दरमियान जो रीजन है ये क्या डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, नैरो हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाती है। और उसमें क्या होते हैं कि आपकी जो ये डिजीज़ है इसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्डाइलोसिस बोलेंगे। और ये जो आपके सर्विकल रीजन में जो वर्टिब्रा कॉलम है उनको नैरो हो जाते हैं। नैरो होने से मुराद ये कि उनका जो आपस में जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होने की वजह से जो उनके दरमियान में जो ये जो कार्टिलेज फाइबर है वो क्या हो जाते हैं, वो आप समझे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। ज़ाहिर बात है रिड्यूस हो गए हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो उनका आपस में जो फासला है वो डिस्टेंस जो है वो नैरो हो जाएगा। और उसकी वजह से जो आपके जो नेक में जो ये पेन हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस बोलेंगे। तो ये तो था स्पॉन्डिलोसिस के बारे में कि ये कैसे होती है, ड्यू टू डीजनरेशन। किस चीज़ की डीजनरेशन हो जाती है, वो आपकी बेसिकली जो ये जॉइंट्स हैं इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और वो क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जो दरमियान में जो कार्टिलेज फाइबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू एजिंग या किसी भी जो है डिस्क स्लिप होने की वजह से या एजिंग प्रोसेस की वजह से वो जब रिड्यूस होते हैं तो जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं वो इमोबाइल हो जाएंगे और उनकी जो है वो फ्यूजन हो जाएगी वर्टिब्रा जॉइंट्स की और वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे स्पॉन्डिलोसिस के। इसके बाद जो है शंटिका, बेसिकली ये आपकी नर्व है। शंटिका नर्व जो ये पेल्विक रीजन्स में है, क्या ये आ रही है और ये देखें यहाँ तक मौजूद है। ये क्या होता है, अगर ये आपकी शंटिका नर्व जो है वो क्या हो, दब जाए किसी भी इंजरी की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, प्रेशर इस पर एग्जर्ट हो जाए और ये वाली आपकी शंटिका नर्व दब जाए, तो इसको हम जो डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, शंटिका। और ये जो शंटिका है बेसिकली ये किस वजह से हो जाती है, स्लिप डिस्क की वजह से हो सकती है, पेल्विक इंजरी या फ्रैक्चर या ट्यूमर किसी भी वजह से जो है ये हो सकती है। इसमें भी क्या होगा, जो बेसिकली क्या है कि आपकी शंटिका नर्व जो पेल्विक रीजन में मौजूद है वो क्या हो जाती है, दब जाती है। और वो जब दबती है तो ये जो आपके हर वक्त क्या करती है, पेन जो है आपकी लात में हर वक्त जो है वो पेन महसूस होती रहेगी। और जिसकी वजह से क्या होता है कि बंदा जो है ना हर वक्त शदीद दर्द महसूस करता रहता है और उसको जो है मुख्तलिफ किस्मों की पेन किलर्स खानी पड़ती हैं रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ये जब शंटिका पेन जो है वो बेसिकली क्या है, क्योंकि ये नर्व जब दब जाएगी या प्रेशर एग्जर्ट होगा या कंप्रेस्ड हो जाएगी तो ये 24 घंटे जो है ना
ये नर्व इम्पल्स ट्रैवल होगी टुवर्ड्स द ब्रेन और पेन जो है वो होती रहेगी, और इसलिए इस बीमारी को जो है या इस डिसऑर्डर को हम शंटिका कहते हैं। और इसका भी यही है कि इसमें जो है ये नर्व दबने की वजह से ये बीमारी हो जाती है, और इसकी भी रीज़न यही है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, या स्लिप डिस्क कर गई है, या कोई फ्रैक्चर आ गया जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एथराइटिस। एथराइटिस क्या है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। बेसिकली क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स से मुराद ये है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएं, उधर क्या है वो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाए, या वो डिफॉर्मेशन हो जाए उनकी, या आप समझे डीजेनरेशन हो जाए, वो आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी जॉइंट्स। और जब इन्फ्लेमेशन ऑफ दी जॉइंट्स होगी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिफ़िकल्टी इन मोबिलिटी। तो जहाँ पे भी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगी, जहाँ पे भी ज़ख़म आ जाएगा, आप समझे इन्फ्लेमेशन होगी है, वो उनको जैसे चोट लग जाती है तो ज़ख़म हो जाते हैं। तो अगर चोट लग जाए किसी भी इंजरी की वजह से, आपके जो जॉइंट्स हैं वो जो है ज़ख्मी हो गए हैं, या आप समझें कि उनकी जो डीजनरेशन हो रही है, तो उसकी वजह से जो है वो उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। और इस जो एथराइटिस की वजह से जो है जो जॉइंट्स की डिजीज़ है वो 3 टाइप्स की होती हैं, जिनमें आप ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड एथराइटिस है और गोटी एथराइटिस है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास क्या हो जाए, डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज हो जाए, डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज मोस्टली हाइलिन कार्टिलेज, अगर आपके पास क्या हो, हाइलिन कार्टिलेज की डीजनरेशन हो जाए, हाइलिन कार्टिलेज जो है वो आपकी जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से जो आपके पास एथराइटिस होता है उसे हम बोलते हैं ऑस्टियो एथराइटिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, एथराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। इन्फ्लेमेशन से मुराद इधर किसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपके जो हाइलिन कार्टिलेज है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो बीमारी हो रही है उसे हम क्या बोलें, वो ऑस्टियो एथराइटिस होगी। जब ये जो ऑस्टियो एथराइटिस है, इसमें क्या होगा, बेसिकली जो आपके पास किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की। जो आपके इधर जो कार्टिलेज में जो डिपॉजिट होते हैं मिनरल्स, उनकी कमी होने की वजह से, कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होने की वजह से क्या होगा कि आपको जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या होगा, ऑस्टियो एथराइटिस हो जाएगा, और उसके हाइलिन कार्टिलेज जो है वो रिड्यूस होती जाएगी ये मिनरल्स की कमी होने की वजह से, और जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। इसके बाद आपके पास रिमोटॉइड एथराइटिस है। रिमोटॉइड एथराइटिस क्या होता है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे जॉइंट्स को पर अटैक करता है और उसको डिग्रेड कर देता है, उसको डीजनरेट कर देता है। तो ये जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम क्या कर दे, उसके ख़िलाफ़ क्या करे, उसको ब्रेक डाउन कर दे और उसको रिड्यूस कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। और इस ऐसे एथराइटिस को हम बोलते हैं रिमोटॉइड एथराइटिस। और इसकी जो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि ऑटोइम्यून सप्रेसर्स जो हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करेंगे या ऐसी ड्रग्स को हम इस्तेमाल करेंगे जो ऑटोइम्यून सप्रेसर्स हों, जो इसको क्या करें, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें, ताकि वो हमारी जो जॉइंट्स हैं उनको डिग्रेड ना करें। तो हम इसके लिए ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो और ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड एथराइटिस। और जो गॉड एथराइटिस है, बेसिकली ये क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। क्या होता है कि जो यूरिक एसिड्स के क्रिस्टल्स हैं, जो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। वहाँ पे क्या हो जाती है, जो जॉइंट्स जो हैं वो आपके अगर ये आपके फीट में डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, और जिसकी वजह से जो है ना लिगामेंट्स और जो आपके टेंडेंस हैं वो स्वेल हो जाते हैं। और इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ दी यूरिक एसिड क्रिस्टल क्या है, जॉइंट्स में हो जाती है। और ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, गॉड एथराइटिस। और इसकी जो काज है वो ये है कि
जो इट इज़ कास्ड बाय लेस इनटेक ऑफ वाटर, जो लेस इनटेक ऑफ वाटर है या जब जो लोग पानी कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो यूरिक एसिड है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है। तो और ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, गॉट एथराइटिस। इसके बाद अब हम देखते हैं बोन फ्रैक्चर के बारे में। बोन फ्रैक्चर हमारे बेसिकली क्या कहलाता है, ब्रेकेज ऑफ बोन। आपकी क्या होगी, बोन जो है अगर टूट जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोन फ्रैक्चर हो गया है। अब ये हमारे पास दो तरह की होती है, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर या फिर हम कॉम्प्लिकेटेड या कंपाउंड फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी बोन अगर तो माइनर है और जो है स्किन इंटैक्ट है, आपके पास माइनर फ्रैक्चर आया, स्किन जो है रैप्चर नहीं हुई, स्किन जो है इसके साथ इंटैक्ट ही है, तो ये आपके पास सिंपल फ्रैक्चर है और इसे हम कहते हैं क्लोज टाइप फ्रैक्चर। ठीक है। और अगर मेरे पास क्या हो जाए, स्किन भी कि आपके पास ये जो हड्डी भी क्या है ब्रेक डाउन हो जाए और आपके पास स्किन भी जो है इंटैक्ट ना रहे, स्किन भी इंटैक्ट ना रहे, हड्डी भी टूट जाए, अब ये क्या कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है ये लिए और कॉम्प्लेक्स भी है। कि कॉम्प्लिकेटेड में कि देखें क्या है, जो आपके पास कंपाउंड फ्रैक्चर जिसे हम कह रहे हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, बेसिकली इनमें क्या होता है कि हड्डी टूट जाती है और हड्डी टूटने की वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन इंटैक्ट नहीं रहती है, स्वेलिंग भी हो जाएगी और उसके साथ साथ जो आपके मसल्स हैं वो भी रप्चर होंगे। तो उस ऐसे फ्रैक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर भी कह सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। ये देखें, अगर हमारे आर्म्स में अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो ये सिंपल फ्रैक्चर है। जो माइनर से अगर आ जाती है तो और स्किन इंटैक्ट रहती है तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल फ्रैक्चर है और ये क्लोज टाइप फ्रैक्चर होता है। जबकि कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होती है, हड्डी भी टूट जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, जो साथ मसल्स हैं वो भी जो हैं स्किन इंटैक्ट नहीं रहती और मसल्स भी क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होगा कि अदर सेल्स भी आपके जो हैं वो क्या रप्चर हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो इस ऐसे टाइप को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर हम कहेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी रिपेयरिंग कैसे होती है। बोन रिपेयरिंग के लिए हमने पढ़ा है कि हमारे पास 3 तरह के हमने सेल्स पढ़े थे। कौन कौन से, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट मौजूद होते हैं। आपको पता है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स वो सेल्स थे जो इमेच्योर सेल्स थे। फिर हमने अपने उसी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स थे वो हमारे पास मैच्योर सेल्स थे। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था जो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट थे वो हमारे पास बोन डिसॉल्विंग सेल्स थे। जब बोन जख्मी हो जाती है, ये हमारे पास जख्मी बोन है जो इसकी वजह से क्या हुआ, जब हमारी हड्डी जो है टूट गई है जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज और वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, रैप्चर हो गई हैं, तो उधर एक फॉर्मेशन हो जाती है, मास ऑफ द सेल्स की एक फॉर्मेशन हो जाती है जिसे हम हेमेटोमा फॉर्मेशन बोलेंगे। जब हमारे पास हेमेटोमा फॉर्मेशन हो जाएगी जिसमें मास ऑफ द सेल्स ये देख रहे हैं जिसके में डेब्रीज, वेस्ट मटेरियल, ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, तो ये जो मास हमारे पास जो बन गया है इसे हम क्या बोलेंगे, जो ये स्वेलिंग एरिया बन गया है इसको हम बोलेंगे हेमेटोमा फॉर्मेशन। अब ये जो हेमेटोमा फॉर्मेशन है, जो हमारी ये जो बोन टूट जाती है तो उसको इसमें क्या हो जाती है कि सबसे पहले क्या होती है, जो ब्लड कैपिलरीज ब्रेक डाउन हुई है और वो ताकि खून रुक सके और जो है ना कम से कम नुकसान हो, तो उसके लिए हमारी बोन्स में क्या होती है, हेमेटोमा फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब रिपेयरिंग की बारी आती है तो हमारे पास जो ऑस्टियोक्लास्ट वाले सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट वाले सेल्स आएंगे और इस हेमेटोमा फॉर्मेशन को क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करेंगे, डेब्रीज को रिमूव करेंगे, इन सेल्स को डिसॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जो आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं वो क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन डिसॉल्विंग सेल्स। वो इन ये जो डेब्रीज हैं सबको क्या, जो हेमेटोमा फॉर्मेशन हुई है इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और नए ही और इधर कौन से सेल्स आ जाएंगे आपके पास, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, इमेच्योर सेल्स हैं। जो आपके पास ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे न्यू सेल्स की और दे बिकम मैच्योर
और वो मैच्योर होते जाएंगे और न्यू ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स बनती जाएंगी और बोन्स के सेल्स जो बनेंगे वो क्या होगा, जब मिनरल्स वगैरह डिपॉजिट होंगे देन दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑस्टियोसाइट्स। और यहाँ पे हमारे पास नए जो है ना ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो आएंगे, नए ऑस्टियोसाइट्स आएंगे जिनकी वजह से क्या ब्लड कैपिलरीज भी बनेंगी, न्यू ब्लड कैपिलरीज बनेंगी भी, और साथ साथ क्या होगा कि जब उनमें मिनरल्स डिपॉजिट होते जाएंगे और तो वो ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डी की जो है ये जो हमारी जो बोन फ्रैक्चर हुई थी, जो हमारी बोन ब्रेक हुई हुई थी, वो क्या होगा ऐसा ऐसा जुड़ना शुरू हो जाएगी। और वो फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये नई ब्लड वेसल्स आ जाएंगे और ये जो आपके पास बोन कैलस है जहाँ पे जो फर्दर जो भी आपके पास अगर डेब्रिज वगैरह मौजूद है, इरेगुलर बोन्स के अगर वो ज़रे वगैरह मौजूद है, इरेगुलर बोन से मुराद ये कि अगर साइडों पे जो ज़ाहिर बात है जब बोन ब्रेक होती है तो उसके जो पीसीज हैं, स्मॉल पीसीज हैं, वो जो मौजूद हैं उसको ऐसे ऐसा क्या करेंगे आपके दोबारा ऑस्टियोक्लास्ट के सेल्स उनको क्या करेंगे, इधर ऑस्टियोक्लास्ट के सेल्स आएंगे और वो क्या करेंगे इधर से जो आपके पास डेब्रिज हैं या पीसीज ऑफ बोन्स हैं उनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और जो है यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ऐसा जब ये बोन रिपेयर होती जाएगी तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट के सेल्स आएंगे और वो डेब्रिज को रिमूव करेंगे। तो उसके बाद जब रीमॉडलिंग की बारी आएगी, जब आपकी बोन बिल्कुल क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी और जो इरेगुलर पीसेस थे या जो भी चीज़ें थी वो मूव हो जाएंगी, तो फर्दर यही ऑस्टियोक्लास्ट वाले सेल्स क्या करेंगे, अगर कोई डेब्रिज वगैरह मौजूद है तो उसको रिमूव कर देंगे और आपके पास क्या उसको क्या कहते हैं, बोन रीमॉडलिंग। फिर हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जब भी बोन की ब्रेकडाउन होती है तो वहाँ पे जो मास ऑफ द सेल्स जो बनते हैं, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जो रप्चर्स हुई हैं और मुख्तलिफ डेब्रिज मौजूद होंगी, वेस्ट मटेरियल मौजूद होगा, उसकी वजह से जो मटेरियल यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी उससे हम क्या बोलेंगे, हेमेटोमा फॉर्मेशन। जब हेमेटोमा फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे जो बोन डिसॉल्विंग सेल्स है, ताकि ये जो डेब्रिज वगैरह इनको क्या की जाए, रिमूव की जाए। और उसके बाद फ़ौरन आपके पास कौन से आ जाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आएंगे। जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का क्या काम होगा कि वो इमेच्योर सेल्स हैं, वो यहाँ पे न्यू सेल्स की न्यू ब्लड वेसल्स और जो है आपके पास जो यहाँ पे नए आपके पास जो हैं वो बोन्स के सेल्स बनाए जाएंगे, कार्टिलेज फॉर्मेशन होगी और वो जो सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे ऑस्टियोसाइट्स के अंदर जो आपके मैच्योर सेल्स हैं। फिर उसकी वजह से जो कैलस फॉर्मेशन होगी जिसे हम बोलेंगे फाइब्रो कार्टिलेजिनियस कैलस फॉर्मेशन। जब आपके पास ये कैलस फॉर्मेशन हो जाएगी फिर फर्दर क्या होगा, बोन कैलस फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा कि जब आपके पास ब्लड वेसल्स बन गई, आपके ऑस्टियोसाइट्स बन के और आपकी हड्डी जब मजबूत हो जाती है तो उसके बाद फिर दोबारा क्या होता है, ये जो बोन कैलस फॉर्मेशन होगी है, फिर दोबारा आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे। ऑस्टियोक्लास्ट का फंक्शन क्या था कि वो जो फर्दर इसमें चेक करेंगे जो डेब्रिज वगैरह मौजूद हैं वो इसको में से रिमूव कर देंगे। तो उससे रिमूविंग होने की वजह से फिर उसके बाद इसी आपकी जो बोन पूरी फॉर्मेशन हो जाएगी, इसकी दोबारा रीमॉडलिंग की जाएगी। रीमॉडलिंग से मुराद ये है कि अगर फर्दर कोई डेब्रिज वगैरह या वो कैलस ऐसा बोन कैलस मौजूद है जो के रिमूव करना है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको जो है वो रीमॉडलिंग के ज़रिए क्या किया जाएगा, जो आपकी ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं उनको वो रिमूव कर दें, उनको डिसॉल्व करके उनको जो है ना जो भी डेब्रिज वगैरह हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। और वो फिर क्या होगा कि आपकी जो है ये जो बोन जो इधर जो आपकी ये जो पूरी बोन बन गई थी तो वो उसकी जो रीमॉडलिंग होने की वजह से क्या हुआ कि अब वो आपकी जो फ्रैक्चर्ड बोन जो है वो अब क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपकी जो दोबारा बोन क्या है, बोन फॉर्मेशन हो जाएगी और ये आपके पास हील्ड हो जाएगी बोन, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोन रीमॉडलिंग। तो इस तरह हमारी जो है अगर फ्रैक्चर हो जाए तो बॉडी के अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं, बोन फ्रैक्चर वो बोन के फ्रैक्चर के दौरान जो है वो रिपेयरिंग करते हैं और उनको हम बोन रिपेयर और इस प्रोसेस को हम बोन रिपेयरिंग बोलेंगे। तो इसमें आपने ये 3 सेल्स को लाजमी याद रखना है। आपके पास कौन कौन से होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो इमेच्योर सेल्स हैं
जो कि ऑस्टियो क्लास्ट वो सेल्स हैं जो आपके बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं, और ओस्टियोसाइट्स आपके वो सेल्स हैं जो मैच्योर सेल्स हैं, जिनकी वजह से क्या बोन की जहाँ पे बननी है, जहाँ पे फ्रैक्चर है उधर ये आएंगे, ये जब मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर सेल्स आएंगे और उधर इसकी वहाँ पे डिपॉजिट्स होंगे और आपकी बोन्स को हील कर देंगे। तो ये तो था किसके बारे में, बोन रिपेयरिंग प्रोसेस के बारे में था। अब देखते हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होती है, कि अगर जो है अगर डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन हो जाए तो हमें क्या जो है उस पर्सन को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करनी चाहिए जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर तो इमोबिलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर बोन है या डिसलोकेट हो गया जॉइंट, तो उसको क्या है, अगर तो बंदे को ये कोई प्रैक्टिस आती है और उसे पता है कि जो है डिसलोकेट हो गया जॉइंट, तो वो उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए। अगर ऐसा नहीं होकर है, कोई अगर नहीं पता तो या नहीं तरीका तो नहीं कभी किया हुआ किसी ने, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो वो ये जो टास्क है ये लीव कर दे और प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनलिस्ट के लिए ही रहने दे। फिर उसके बाद अगर दूसरे ये है कि जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, जहाँ से खून बह रहा है, तो वहाँ पे क्या करें, आइस पैक रख दे ताकि जो है ना पेन जो है वो रिड्यूस हो जाए और स्वेलिंग भी रिड्यूस हो। दूसरी बात यह है कि जो भी विक्टिम है, जो इस बंदे को भी फ्रैक्चर हुआ है, मतलब फ्रैक्चर बोन उसकी टूट गई है, या जो भी विक्टिम का जो भी मसला है, वो जिस पोजीशन में कंफर्ट महसूस करता है उसको उसी पोजीशन में रहने दिया जाए। फिर दूसरी बात यह है कि जो एरिया में जो अफेक्टेड एरिया है, जो जहाँ पे भी चोट लगी है, उसको क्या है सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। और जो सबसे ज़रूरी है कि जो ऐसी इंजरी कोई होगी है या कंपाउंड फ्रैक्चर आ गया है तो उसके लिए क्या है कि वो ज़ाहिर बात है बंदा जो भी विक्टिम है वो जहाँ वो उसको ट्रैवल करने में मुश्किल होगा, तो उसके लिए क्या है एम्बुलेंस जो है वो मंगवाई जाए, ट्रांसपोर्ट के उसको प्रोवाइड की जाए ताकि वो इजीली जो है वो हॉस्पिटल जा सके और जो है फिजिशियन को दिखा सके, और ताकि उसका क्या हो सके इलाज बर वक्त शुरू हो जाए। तो ये तो था कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है किसके लिए वो प्रोवाइड की जाए फॉर द डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन। तो अगर डिसऑर्डर हो जाए, स्केलेटन की डिसलोकेशन हो जाए या कोई इंजरी आ जाए, तो ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है जिसके ज़रिए जो है वो विक्टिम को फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, आज सबसे पहले हमने पढ़ा है डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन्स के बारे में, फिर उसके बाद बोन फ्रैक्चर के बारे में पढ़ा, रिपेयरिंग ऑफ बोन्स, और देन फिर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम जो है विक्टिम को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टाइम जो है मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।